नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं 4 दिन के लिए पेरिस आया हूँ और सोलो आया हूँ। ये मेरी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप है और सोचा इसीलिए व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं व्लॉग बनाऊँ। और मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, फिर भी पहली बार व्लॉग करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे जाता है। और रही बात ट्रैवलिंग की, तो मेरी फ़्लाइट बहुत छोटी थी। मैंने बर्मिंघम से फ़्लाइट ली पेरिस के लिए। फ़्लाइट करीब अराउंड 50 मिनट की ही थी, पर जिस एयरपोर्ट पे मैं उतरा वहाँ से पेरिस लगभग 1 घंटा दूर था। तो मुझे वहाँ से बस लेनी पड़ी। यहाँ पे सब कुछ फ्रेंच में लिखा गया है और हार्डली मुश्किल से कई जगह मैंने इंग्लिश में देखा है। पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर उनसे पूछो तो वो आपको सब कुछ बता देते हैं, कैसे करना है, कहाँ जाना है। यहाँ तक कि एक जन ने मेरी इतनी मदद की कि वो मुझे मेट्रो स्टेशन तक ट्रेन में बिठाए और फिर गए। तो पहले दिन तो मुझे लोग बहुत अच्छे लगे। देखते हैं आगे कैसे होता है और देखते हैं मैं व्लॉग कर पाता भी हूँ या नहीं। अभी फ़िलहाल वेदर तो हल्का हल्का रेनी है, तो इसलिए ज़्यादा घूम भी पा रहा हूँ या नहीं ये भी पता नहीं। तो देखते हैं। तो चलो मैं आपको मेरे हॉस्टल का टूर भी दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 बेड डॉर्मेट्री में रह रहा हूँ और यहाँ पे लॉकर है और ये मेरा बेड है। हमेशा मुझे ऊपर ही क्यों मिलता है पता नहीं। और यहाँ पे वॉशरूम है। बस इतना छोटा ही रूम है और इसके मैं करीब दे रहा हूँ 30 यूरो पर नाइट के। पर यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। हमारे लिए सेपरेट बालकनी भी है और यहाँ से वो पेरिस का सबसे अच्छा कैथेड्रल भी दिखता है। मैं जस्ट हॉस्टल से निकला हूँ और साक्रे कोर ये कैथेड्रल है यहाँ पे, वहाँ पे जाने के लिए निकला हूँ। मेरे हॉस्टल से करीब बस 5-10 मिनट की दूरी पे है और आप नज़ारे देख सकते हो। मेरे हॉस्टल के आसपास के नज़ारे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैफ़ेज़ है अलग अलग। तो मैं अभी फ़िलहाल साक्रे कोर जा रहा हूँ। साक्रे कोर पेरिस में आईफिल टावर के बाद सबसे सेकंड आइकॉनिक जगह है और ये माउंटेन पे है जहाँ से पूरा पेरिस का नज़ारा दिखता है। और अगर आप देखोगे तो इतनी सारी सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी पड़ेगी। लोग यहाँ पे वर्कआउट के लिए भी आते हैं, जैसे ये भाग रहा है। चलो मिलते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। तो गाइस ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है, लगभग 300 स्टेप्स है यहाँ। आई गेस ये बेल इसका 1914 में बना था और इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल यूनिक है। देखते ऊपर जाके कैसा रहेगा। और अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और अगर आप चढ़ नहीं पाते हो तो इसके लिए यहाँ पे मेट्रो भी है। मेट्रो यहाँ से सीधा नीचे लेके जाएगी और आपको ऊपर लाएगी। पर जो सीढ़ियाँ चढ़ने में मज़ा है बहुत ही है। और फ़िलहाल तो बारिश चालू हो गई है, मैं कहीं छुप जाता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा पेरिस कितना खूबसूरत लग रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ना वर्थ था। और यहाँ से पूरे पेरिस के नज़ारे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है पर फिर भी
कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा कैथेड्रल। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है पर फिर भी लोग यहाँ पे लाइन में खड़े, बहुत बड़ी लाइन है। अभी मैं भी देख रहा हूँ कि अंदर जाने के लिए कहाँ तक लाइन है और मैं भी खड़ा हो जाऊँगा बारिश में फिर। यहाँ पे जितने भी रेलिंग है उन सब पर ऐसे ताले बंधे हुए हैं। मैंने यूरोप में मतलब यूके में भी बहुत जगह ऐसा देखा है कि नाम लिखते हैं और फिर ताले बनते हैं। इसका पीछे का रीज़न पता नहीं, पर हर जगह आप जहाँ जहाँ रेलिंग देख रहे हो ना, हर जगह वैसे वैसे ताले बंधे गए हुए हैं। चर्च से निकलने के बाद यहाँ की मैं छोटी छोटी गलियों में घूम रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, लाइव पेंटिंग चल रही है। लोगों की लाइव पेंटिंग निकाल रहे हैं, पेंटिंग्स बेच भी रहे हैं। चलो देखते हैं। अब नो फोटो था पर फिर भी मैंने ले लिया। काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे और वो लोग बेच रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइव फोटो बना रहे हैं, पेंटिंग्स। चर्च से आने के बाद समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाऊँ, क्योंकि मैंने कोई आइटनरी नहीं बनाई है और बिना आइटनरी के घूमना बहुत मुश्किल है। आपको रैंडम घूमने में पता नहीं चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो मैं अभी आर्क दे ट्रायम शायद जा रहा हूँ, जहाँ से पूरा पेरिस दिखता है सेम ऐसे, और वहाँ पे शायद 12-13 रास्ते एक जगह पे आके मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। चर्च को विज़िट करने के बाद मैंने मेट्रो ली और मेट्रो से करीब 20 मिनट ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ आर्क द ट्रायम्फ पे। और आर्क द ट्रायम्फ यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 12 रोड आके मिलते हैं। और ऊपर से ये स्टार शेप जैसा दिखता है, इसलिए इसको आर्क द ट्रायम्फ बोलते हैं। और आप देख सकते हो कि ये कितना मैसिव है। कैमरा में नहीं दिख रहा इतना, पर बहुत बड़ा दिखता है ये।
असलियत में। और भले ये फरवरी ऑफ सीज़न है, फिर भी कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो समर में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती होगी। अभी उधर जाना कैसे है मैं वो ढूंढता हूँ। फाइनली मैं ये गेट के नीचे पहुंच गया। और अगर आपको इसके ऊपर जाना है, टॉप व्यू देखना है, तो आपको 16 यूरो का टिकट खरीदना पड़ेगा। पर अगर यही आप किसी यूरोप कंट्री में रहते हो और 26 के नीचे हो तो आपके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। पर मुझे 16 यूरो देने पड़े। अभी मैं इसके ऊपर जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे भी लगभग 300 के आसपास सीढ़ियाँ है, इसे चढ़ते जाना है। आज पूरे दिन बस व्यू देखने के लिए इतनी चढ़ाई करनी पड़ी। 1000-2000 सीढ़ियाँ तो आज चढ़ी होगी, और वॉकिंग अलग से। अगर आप पेरिस आ रहे हो तो इसके लिए तैयार हो। मुझे लगा ऊपर आके बस मैं टेरेस ही देख पाऊँगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है, और फिर स्टैचू बनाया है, मिनी स्टैचू इसका, सोवेनियर शॉप्स है, इवन टॉयलेट भी है। इतना ऊपर चढ़ने के बाद वॉशरूम मिल जाए तो उसकी खुशी ही अलग है। और आपको यहाँ पे अलग अलग वॉरियर्स के स्टैचू देखने मिलेंगे। पर फिलहाल जिसके लिए हम इतना ऊपर चढ़ के आए वो देखने जाते हैं। अरे यार, और भी स्टेयर से ऊपर जाने के लिए कितनी स्टेयर चढ़ी आज पता ही नहीं चल रहा। फाइनली मैं टेरेस के ऊपर पहुंच गया। यहाँ से नज़ारा देखते हैं, कितना मस्त नज़ारा है। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे कहा था यहाँ पे अलग अलग रास्ते आके मिलते हैं। और ये रहे जो सामने 4 रोड देख पा रहा हूँ, ऐसे 12 है टोटल, और उस तरफ लंबा टेरेस है। और साथ साथ ये रहा सबका फेवरेट आईफिल टावर भी यहाँ से दिख रहा है। अब तक मुझे पेरिस में काफ़ी कम ऊंची बिल्डिंग दिखाई दी, पर मैं अगर यहाँ पे ऊपर आया हूँ आर्क टावर पे, यहाँ से मैं कुछ ही बिल्डिंग ऊंची देख पा रहा हूँ। जो आप ये देख पा रहे हो शायद ये न्यू साइड एरिया ऑफ पेरिस है, पर बस मुझे इतनी ऊंची बिल्डिंग दिखाई दी। अगर आप देख पाओगे तो सब छोटी छोटी इमारतें हैं यहाँ पे पेरिस में। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। चाहिए तो आप यहाँ पे रात में आ सकते हो, रात में तो और भी खूबसूरत दिखेगा लाइट में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रात में आना वर्थ है ज़्यादा। ये मेरे पीछे जो आप आर्क देख पा रहे हो, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बनवाया था अपनी फ्रेंच आर्मी की विक्ट्री के लिए। और ये 1806 में बनवाना स्टार्ट हो गया था, और ये कंप्लीट होते होते 1836 हुआ, पर नेपोलियन की डेथ हो गई 1821 में, तो ये इसे पूरा होते हुए नहीं देख पाया। पर जब 1840 में उसकी बॉडी लाई गई तो इसी आर्क के नीचे से लेके गए, और उसका अंतिम विधि भी यही हुआ। तो ये है इस आर्क के पीछे की कहानी। और इसी आर्क के नीचे ये इटर्नल फ्लेम है, आपको अगर दिख पा रही होगी तो ये 1920 से कंटिन्यूसली जल रही है।
शायद वर्ल्ड वॉर 1 में किसी अननोन सोल्जर की याद में इसे बनाया था। इसकी आइडेंटिटी अभी तक अननोन है। हर रोज़ 6:30 बजे यहाँ पे वेतरन आते हैं और इसे रिकाइंडल करते हैं। इनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। आर्क कितना सुंदर दिख रहा है। अभी वापस रोड क्रॉस करने के लिए मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, पर हाँ 16 यूरो तो वर्थ है देखने के लिए। आप भी आ सकते हो, पर बस बहुत ऊपर चढ़ने की तैयारी रखनी होगी। बाकी ऊपर से व्यू तो बहुत बढ़िया है, सिटी का चारों ओर से व्यू दिखाई देता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बात का कि जब हिटलर ने फ्रांस जीता था तो उसने भी ये आर्क के नीचे से अपनी परेड ली थी विक्ट्री दिखाने के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस आर्क का। चलो मैं अब क्रॉसन खा के आपको मिलता हूँ। आज पहला दिन है और मैं शाम में आईफिल टावर के पास आया और यहाँ देखा तो इतनी भीड़ नहीं है, पर अच्छा खासा माहौल है। और वेदर भी आज ठीक ही है, 10 डिग्री है, इसलिए ज़्यादा ठंडी भी नहीं लग रही है। पर थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके कारण परेशानी हो रही है। और आप देख सकते हो, ज़िंदगी भर हमने इसे मूवीज़ में देखा था, आज आंखों के सामने देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये रिवर है, इसके यहाँ पे क्रूज़ वगैरह होते हैं, होटल्स है। आज बारिश है तो शायद मैं कल क्रूज़ करूँगा यहाँ पे। देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पेरिस में आके। और ये मेरी सोलो ट्रिप है, तो मैंने मजबूरी में इन लोग से फ़ोटो खिंचवाए। इन लोग ने फ़ोटो खींचने के मेरे से 30 यूरो लिए। 30 यूरो मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। अभी मैं उस तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है आईफिल टावर का। ब्रिज के उस साइड जाके फ़ोटो लूँगा। अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, फिर भी लोग देखो यहाँ पे खड़े हैं वेट करते करते। क्यों? बस वो हर 1 घंटे में आईफिल टावर स्पार्कल होता है, मतलब वो जगमगाती लाइट आती है, तो उसके लिए अभी भी इतने लोग वेट करते खड़े हैं बारिश में। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और बस 15 मिनट बचे हैं, उसके बाद वो स्पार्कलिंग करना चालू करेगा। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और जिस लाइट की मैं बात कर रहा था ना, सब लोग जिसके लिए रुके हैं, वो आप सामने देख सकते हो। बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है तो खाना ढूंढने जा रहा हूँ। उस साइड कुछ दिख रहा है मुझे। हर जगह बहुत घूमा तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, इसलिए मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ। पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन था कई दिनों से, इसलिए मैं पिज़्ज़ा खाने आया हूँ। और रेस्टोरेंट का माहौल आप देख सकते हो, बहुत भरा हुआ है। बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ पे बैठने की। मुश्किल से मुझे एक टेबल मिला, वो भी 15-20 मिनट वेटिंग था। बहुत कचरे। थैंक यू। बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ये देखो क्या खूबसूरत पिज़्ज़ा आया है और उसके साथ में वाइन है। और अकेला ये पूरा पिज़्ज़ा मैं अकेले खाऊंगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलो आपको खा के मिलता हूँ। आप लोगों को एक अजीब बात बोलूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब पिज़्ज़ा फोक और नाइफ से खा रहे हैं। और इस चक्कर में मुझे भी खाना पड़ रहा है और मुझे खाने नहीं आ रहा है।
होता नहीं पिज़्ज़ा नाइफ और फोर्क से कैसे खाओ, तो मैं ऐसे खा रहा हूँ। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया साथ में। बीटरूट जूस तो आपको खा के मिलता हूँ। इस रेस्टोरेंट का एक सुपर कूल बाथरूम देखना, अगर ये ग्रीन लगा हुआ तो दरवाज़ा अपने आप ऊपर जाएगा। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर ये मैं लॉक कर रहा हूँ तो ये दो कमोड क्यों दिए, या एक साथ बैठ के करने के लिए दो कमोड दिए, तो ये समझ नहीं आ रहा है। पर मैं अभी आपको दरवाज़ा कैसे खुलता हुआ दिखाता हूँ। देखो रात के बस 10 ही बजे है, पर फिर भी लगभग पूरा मेट्रो स्टेशन ये वाला खाली है, कोई नहीं है। देखते हैं, मेट्रो का इंतज़ार करते हैं और अभी अपने हॉस्टल जाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज तीसरा दिन है और मैं आज जा रहा हूँ पैलेस ऑफ वर्साई। ये पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, पर मेट्रो का कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो मैं फ़िलहाल मेट्रो से ही जा रहा हूँ। और शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस है, तो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। देखते हैं कि मुझे टिकट मिल भी पाती है या नहीं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऑनलाइन ही टिकट बुक करो, पर मैं बिना टिकट बुक के ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं मुझे वहाँ पे टिकट मिलती है या नहीं। और फिलहाल वहाँ जाने के लिए मेट्रो कुछ ऐसी दिखती है, तो आप सबसे मिलता हूँ वहाँ पे पैलेस में जाके। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ पैलेस ऑफ वर्साई। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यहाँ पे लुइस द किंग 13 था, तो वो बस यहाँ पे शिकार करता था, बेसिकली ये हंटिंग हब था उसका। पर उसके बाद आया लुइस द 14 किंग, तो उसको दुनिया को दिखाना था कि फ्रांस की असली ताकत, पावर, वेल्थ, लग्जरी। तो इसलिए उसने इस पैलेस की क्रिएशन का स्टार्ट किया, और इसे क्रिएट करने में लगभग 50 साल लगे, और मोर देन 35,000 वर्कर्स ने यहाँ पे काम किया, तब जाके बहुत बड़ा पैलेस बना। और इस पैलेस के साथ साथ 800 हेक्टर का गार्डन भी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलो फिलहाल ये एक्सप्लोर करते हैं। और आप पीछे देख सकते हो, मैंने वाइड एंगल यूज़ किया है, फिर भी नहीं आ रहा है, ये इतना बड़ा पैलेस है। पिछले 2 घंटे से मैं पैलेस के अंदर चल ही रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, बहुत देख लिया, इतना चल रहा हूँ पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखता हूँ एग्ज़िट कहाँ से मिलती है, पर
अंदर से पैलेस विज़िट करना वर्थ है। बहुत जगह, इतना ब्यूटीफुल आर्ट है और बहुत मेंटेन है, तो आपको ज़रूर अंदर आना चाहिए। बस चलने की बहुत तैयारी रखनी पड़ेगी। मिलता हूँ बाहर जाके, देखता हूँ कहाँ पे बाहर का रास्ता। फाइनली 2 घंटे बाद मुझे एग्ज़िट मिल गई और अभी मैं गार्डन की तरफ जा रहा हूँ और ये पैलेस के पीछे का साइड है। फ़िलहाल अंदर मुझे एक सवाल आया हर जगह, क्योंकि मुझे गोल्ड में पेंट दिखा, हर जगह गोल्ड का यूज़ किया गया है। तो मैंने देखा कि वो पेंट है या असली में गोल्ड है, तो वो शायद असली गोल्ड है। जो गोल्ड की हल्की पतली लेयर बनाते हैं, पेपर से भी थिन, और वो यूज़ किया गया है पेंट में, हर जगह आर्ट में। और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पैलेस में 400 या 450 किलो से ज़्यादा गोल्ड है। और अभी मैं गार्डन देखने जा रहा हूँ। गार्डन भी 800 हेक्टेयर का है और ये तो कोई भी चल के कवर नहीं कर पाएगा। पर अगर आपको पूरा या थोड़ा फर ज़्यादा देखना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, या तो मिनी ट्रेन करके है, और या ये छोटी गोल्फ कार जैसे हायर कर सकते हो आप पूरा देखने के लिए। पर मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे अभी शाम में निकलना है, नए दोस्त बने उनसे मिलने जाना है और फिर आईफिल टावर भी देखना है, इसलिए मैं थोड़ा फर देख के निकल जाऊँगा। और मुझे पैलेस में अंदर आने के लिए टोटल खर्चा लगा 25 यूरो। क्या ये 25 यूरो वर्थ है अंदर आके स्पेंड करना? तो हाँ, बिल्कुल आप आ सकते हो। और गार्डन से ऐसे कुछ नज़ारे है। ये रहा पैलेस का बैक साइड और आप देख सकते हो कितना बड़ा पैलेस है। और ये पीछे शायद कैनल बोलते हैं इसे, तो बहुत बड़े कैनल बनाए थे। अगर आप उधर भी देख पाओगे तो उस साइड भी कैनल है। चलो जाके देख के आता हूँ। अभी मैं गार्डन में घूम रहा हूँ और ये ऑफ सीज़न है, विंटर टाइम है, फेब है, इसलिए पेड़ों को पत्ते ही नहीं है, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। और एक बात अच्छी लगी मुझे इस पैलेस की कि आप अंदर जाओगे फिर भी आपको हर जगह टॉयलेट, रेस्टोरेंट, अगर आपको बीच में ही भूख लगती है एक्सप्लोर करते करते, तो हर फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन इफ़ गार्डन में भी आप घूमोगे, हर जगह वॉशरूम है, हर जगह रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे टेक अवे, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है। और अभी तो कुछ पत्ते हैं ही नहीं पेड़ों को, तो ऐसा दिख रहा है गार्डन, पर अच्छा है, काफ़ी शांत माहौल है, घूम सकते हो आप। गार्डन में कई सारे स्टैचू भी है जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, पर शायद अभी बारिश का सीज़न है इसलिए इन्हें कवर किया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, पर यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ है वो कवर किए, शायद समर में खोलेंगे क्योंकि ये बारिश से ख़राब हो रहे हो मैं भी। और इस तरफ है ग्रैंड कैनल और उसके आगे भी ग्रैंड कैनल है, 1.5 किलोमीटर लंबा है। तो मैं तो नहीं जाऊँगा अभी एंड तक, यहीं से देखूँगा। और यहाँ पे शायद फाउंटेन शो होता होगा, पता नहीं। पेरिस में आपको ट्रैवल कैसे करना है, तो अगर आप एप्पल का आईफोन यूज़ करते हो तो उसमें वॉलेट में जाके आप मेट्रो कार्ड ऐड कर सकते हो और उसमें फिर 55 यूरोज़ में हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप ट्रैवल कर सकते हो। और कितना भी 3 दिन का पास था मेरा और उसमें मैं ये कासल तक भी आ सका, जो कि 20 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं आ सका उस पर। और शायद आप 2 एयरपोर्ट पे भी जा सकते हो। तो
मुझे तो वो वर्थ लगा। तो आप भी वो ले सकते हो। अभी मैं कैसल के बाद आईफिल टावर के पास आया हूँ वापस, क्योंकि जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो बहुत बारिश हो रही थी। फिर भी मैं आईफिल टावर देखने आया था, पर आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, वेदर भी अच्छा है। और फिर एक बार वापस मैं आईफिल टावर देखना चाहता था। अभी क्रूज़ राइड लूँगा और उसके बाद देखते हैं रात में क्या करना है। और अभी वेदर बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई लोग बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं और रिवर के किनारे चल रहे हैं। तो देखते हैं अभी कैसे होता है। क्रूज़ राइड के बाद सोच रहा था कि मैं आईफिल टावर के टॉप पे जाऊँ, पर मैंने ऑलरेडी चर्च से भी पूरे पेरिस का व्यू देखा है और आर्क दी ट्रियोम्फ से भी पूरे पेरिस का व्यू देखा है। तो 36 यूरो पता नहीं वर्थ है या नहीं वापस वही नज़ारा देखने में। पर फ़िलहाल अभी आप यहाँ से देखो आईफिल टावर का नज़ारा कितना सही लग रहा है। पर मेरे ख्याल से दिन से अच्छा रात में जब लाइट होती है तब ज़्यादा अच्छा दिखता है। चलो क्रूज़ कहाँ से मिलेगी वो ढूंढता हूँ और राइड से आपको दिखाता हूँ वापस आईफिल टावर। और मैं क्रूज़ पे चढ़ चुका हूँ। 30 मिनट वेटिंग थी और कम से कम 500 लोग हो गए इस क्रूज़ में। ऊपर सारा फुल हो चुका है, अंदर भी फुल हो चुका है, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। वैसे बाहर से भी नज़ारा अच्छा है खड़े रह के देखने के लिए, और मैं पीछे भी देख सकता हूँ ऐसे। तो मुझे ऊपर से ज़्यादा ये व्यू अच्छा लगा बाहर खड़े होके। तो अभी देखते हैं, और 10 मिनट में क्रूज़ निकलेगी, पर अभी भी लोग आए ही जा रहे हैं। पता नहीं कितनी कैपेसिटी है, शायद 500 तो होगी कम से कम। और किसी के व्यू में ना हो इसलिए साइड में कोने में खड़ा हूँ। देखते हैं अभी कैसा नज़ारा होता है। तो क्रूज़ निकल पड़ी है और क्रूज़ से नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और ये रहा आईफिल टावर। अभी मेरी साइड कुछ नज़ारे नहीं है, तब तक मैं आपको क्रूज़ के अंदर कैसे होता है वो दिखाता हूँ। ये वाला साइड पूरा खाली है क्योंकि सारे लोग ऊपर बैठे हैं। ऊपर से बहुत अच्छे नज़ारे आते होंगे और ऊपर फुल हो चुका है, इसलिए मैं इधर बैठा हूँ। पर यहाँ से भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। तो आप कहीं भी आना, अंदर मत बैठना, क्रूज़ के बाहर बाहर मतलब जहाँ पे बाहर खड़े रहने की जगह, या जहाँ पे आप ऊपर बैठ के देख सकते हो वहाँ से ही देखना, बहुत बढ़िया दिखता है। तो अभी मेरी क्रूज़ ख़त्म हो गई और मैं आईफिल टावर के पास आके बैठ गया हूँ। बहुत शानदार नज़ारा है। फ़िलहाल तो बैटरी कम है इसलिए अब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, पर बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो मैं भी अभी यहाँ पे बैठूँगा
और फिर खाना खा के थोड़ी देर में फिर हॉस्टल निकल जाऊँगा और फिर मैं आप सबको कल मिलता हूँ। कल मैं आपको म्यूज़ियम दिखाऊँगा और फिर उसके बाद मेरी घर के लिए वापस फ़्लाइट है रात में, तो कल बस म्यूज़ियम और पेरिस के आसपास देखूँगा। तो आपको कल मिलता हूँ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मेरे पेरिस ट्रिप का लास्ट डे है और मैंने हॉस्टल से चेकआउट भी कर लिया, पर बैग वहीं पे रखा है। मेरे बहुत कुछ चीज़ें बची है देखने के लिए, जैसे कि म्यूज़ियम है, बहुत सारे कैथेड्रल से और आसपास का एरिया है, तो मैं आज वो एक्सप्लोर करूँगा। और मेरे पास घूमने के लिए बस 7 घंटे है, तो पता नहीं सब देख पाओगे या नहीं, पर हाँ, अगर आप पेरिस आ रहे हो तो कम से कम 5-6 दिन के लिए आना। उतने दिन तो लगेंगे ही घूमने के लिए। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ म्यूज़ियम के इधर। तो अभी मैं म्यूज़ियम पहुंच गया हूँ और अभी 12 बज रहे हैं। धूप भी काफ़ी निकली हुई है और म्यूज़ियम बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है, पर आज संडे होने के कारण बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ है। अगर आप देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ, ये बस उतनी बड़ी लाइन टिकट ख़रीदने के लिए है और उधर से जो लाइन है वो अंदर जाने के लिए। इसमें मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इससे अच्छा मैंने सोचा है कि मैं आज बाहर से ही देख लूँ, हो सकेगा तो नेक्स्ट टाइम आके देख लूँगा अंदर से। पर अगर आपको आना है तो संडे छोड़ के आइएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पर बाहर से काफ़ी खूबसूरत है और मैं बाहर से ही नज़ारे अच्छे से देखूँगा और कुछ और एक्सप्लोर करने जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बस आज 6 ही घंटे हैं। पर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग से, बहुत खूबसूरत। तो चलो देखता हूँ मैं कहाँ जा सकता हूँ इसके अलावा, पर ये भी एक्सप्लोर करता हूँ बाहर से और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट जगह पे। कल जो हमने पैलेस देखा था उसके बाहर भी ये लुइस द 14 किंग का स्टैचू था और यहाँ पे भी लुइस द 14 किंग का स्टैचू है। इसको सन किंग बोला जाता था। देखता हूँ इसके बारे में हिस्ट्री जान के कि कौन था। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पर ये देखो ना कितना खूबसूरत है इसका एंट्री पॉइंट, कितना बीचों में मस्त बनाया है और इतनी बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। चलो मैं भी नेक्स्ट टाइम कभी पेरिस आना हुआ तो वापस जाके देखूँगा। आज बस मेरे पास 6 ही घंटे है, उसमें खाना भी खाना है, एयरपोर्ट भी जाना है और एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर है, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अब वापस कहीं और जा रहा हूँ। देखते हैं, कुछ सिटी एक्सप्लोर करता हूँ और फिर उसके बाद एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है। पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है म्यूज़ियम भी बाहर से, शायद दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी है इसलिए। म्यूज़ियम से निकल के मैं अभी कुछ खाने जा रहा हूँ और चलते चलते मैंने बात नोटिस की है पेरिस में कि हर बिल्डिंग का कलर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है और बालकनी भी मोस्टली सेकंड और फिफ्थ फ्लोर का ही है। तो इसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये बात शुरू हुई थी 1850s में, जब नेपोलियन थर्ड राजा था। उस टाइम पे पेरिस बहुत मतलब छोटी गलियाँ थी, डार्क था
तो उसने एक सिटी प्लानर अपॉइंट किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब से पेरिस में जो भी बिल्डिंग बनेगी, मतलब रीडेवलपमेंट चालू किया पेरिस का। और उसमें डिसाइड किया कि जो भी कलर होगा बिल्डिंग का वो क्रीम होगा या वाइट होगा, और टेरेस मतलब छत ग्रे कलर की होगी। तो तब से ये लॉ है और तब से ये वेल स्ट्रक्चर प्लान सिटी बन गई, और आज 2026 में भी वो लॉ चालू है। इसलिए पेरिस में आपको हर बिल्डिंग का कलर लगभग सेम मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, और इसलिए पेरिस बहुत खूबसूरत भी लगता है। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग देखो तो ग्राउंड फ्लोर पे बस दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी नहीं है पर बालकनी जैसा स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन। सेकेंड फ्लोर पे बालकनी है, थर्ड फ्लोर पे भी बस डिज़ाइन है, फोर्थ फ्लोर पे भी बस डिज़ाइन है, फिफ्थ फ्लोर पे आपको बालकनी मिलेगी, और जो छत रहेगी वो ग्रे कलर की रहेगी ऊपर का। तो हर जगह लगभग ऐसा ही प्लानिंग है, और इसी की वजह से इनकी सिटी बहुत खूबसूरत दिखती है। बहुत प्लान सिटी है। 1850 से ही प्लानिंग स्टार्ट की थी, और अभी भी ये लॉ चालू है, आप कोई भी अलग कलर बिल्डिंग को नहीं दे सकते हो। तो इसलिए पेरिस बहुत खूबसूरत लगता है। तो फ़िलहाल मैं अभी बेकरी ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे बेस्ट क्रॉसॉन मिलता है, तो वो लेके मैं आपको मिलता हूँ। तो मैं बेकरी पहुँच गया हूँ, पर यहाँ पे भीड़ देखो, आज हर जगह ही भीड़ है। इस बेकरी को शायद नंबर 1 क्रॉसॉन का अवार्ड मिला है और बहुत फेमस है, इसलिए शायद भीड़ है। चलो ट्राई करते हैं। 3-4 क्रॉसॉन खाने के बाद अभी मैं आ रहा हूँ चर्च के पास, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं, म्यूज़िक चल रहा है, लोग बैठे हैं, और वो रहा चर्च। तो ये मेरे पीछे नोत्रे दाम चर्च है। ये लगभग 900 साल पुराना है, और इसको बनाने के लिए भी 200 साल लगे थे। इसका कंस्ट्रक्शन 1163 में स्टार्ट हुआ था आई गेस, और 1345 के आसपास कंप्लीट हुआ। तो 200 साल लगे थे इस चर्च को बनाने में। चलो देखते हैं इसको अंदर जाके। आज यहाँ बहुत भीड़ है संडे के कारण, पर फिर भी चलो मैं इसके अंदर जाता हूँ, क्योंकि 900 साल पुराना चर्च अंदर से कैसा दिखता है देखते हैं। काफ़ी बड़ी लाइन है। चलो मैं आपको अंदर पहुँच के दिखाता।
तो अभी अभी मैं चर्च से बाहर आया और चर्च में काफ़ी अच्छा माहौल था। बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे, बहुत सारे टूरिस्ट थे और चर्च काफ़ी सुंदर है। अंदर बहुत अच्छा एस्थेटिक्स है, पुरानी हिस्ट्री है। अंदर म्यूज़ियम भी था, उसका प्राइस 12 यूरो था। वो छोटा सा म्यूज़ियम था चर्च के अंदर, तो मैं उसमें गया नहीं, पर काफ़ी अच्छा चर्च है, आपको आना चाहिए इस पे। और 2019 में यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था, यहाँ पे आग लग गई थी और उसमें आई गेस पूरा ऊपर का वुडन फ्लोर वगैरह जल गया था। आप पीछे देख सकते हो, अभी रिकंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन चल रहा है। तो 2019 से अब तक काम चल रहा है और इस पे लगभग 850 मिलियन यूरोस खर्च हुए हैं। और पर 2025 दिसंबर में 24 या 25 में वापस से चालू कर दिया। पर इतनी ही कहानी है चर्च की, ज़रूर आना, ये बहुत हिस्टोरिक चर्च है। भाई साहब, पेरिस की वाइब क्या मस्त है। लोग यहाँ पे नाच रहे, गा रहे, खाना खा रहे, फुल संडे एंजॉय कर रहे। बहुत मस्त लगा मुझे शहर अभी तक। और मेरे लास्ट के 3 घंटे बचे हैं। मन तो नहीं कर रहा है वापस जाने का, पर दोबारा ज़रूर पेरिस आऊँगा। बहुत मस्त वाइब है यहाँ की, आपको भी आना चाहिए। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। कैसे गाना गा रहे, नाच रहे, अभी देखो। हेलो दोस्तों, तो मैं शाम में यहाँ पे घूमने आया था और यहाँ पे मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा। भाई साहब, ये रेस्टोरेंट में इतनी भीड़, अंदर गया और मैंने बटर पनीर, राइस और मेथी खाया। उसका आया बिल 20 यूरो। और अगर आप इस चीज़ का मुझे रिव्यू पूछोगे तो अपने चपाती पे नटेला लगा है और उसमें हेज़लनट डाला है, बस वैसा ही टेस्ट है। इतना कुछ एक्स्ट्रा ख़ास नहीं है। अभी शायद मैंने गलत शॉप से खाया हो, पर बस फ़िलहाल तो ऐसा है। चलो मैं इसे फिनिश करता हूँ और आपको मिलता हूँ।